दोस्तों 271वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। सेंट्रल मिनिस्टर का बेटा कैलाश टीना को किडनैप करके लेकर गया था। उसने जाते हुए काव्या को धमकी भी दी थी कि वो अपना टेंडर वापस ले ले। युवराज टीना को बचाने के लिए दिल्ली आ गया था और वहां वो मंत्री की पत्नी सोनाक्षी से मिला और उसके बाद मंत्री की बेटी कनिका को बचाता है। उसके बाद वो कनिका को हॉस्पिटल लेकर गया। यहाँ उसे आदित्य ने देख लिया था। उसके बाद वो कनिका के साथ ही मंत्री से मिला। वो मंत्री को बातों बातों में चेतावनी देते हुए वो अपने बेटे को समझाए कि एक टीना को सही सलामत घर पर पहुंचा दे। इस दौरान कनिका और युवराज के बीच गहरी दोस्ती हो जाती है। जैसे ही युवराज सुबह मंत्री के घर से बाहर की तरफ जाने लगा, उसकी नजर सामने दीवार पर लगे एक निशान पर पड़ी। ये रावत परिवार का लिंकिंग निशान था। ये तो रावत परिवार का लिंकिंग निशान है, लेकिन यहाँ मंत्री जी के घर पर क्या कर रहा है? कहीं मंत्री जी भी तो रावत परिवार से मिलकर काम तो नहीं करते? युवराज हल्के से बड़बड़ाया। यह सब सोचते हुए उसने पीछे घूमकर मंत्री जी की तरफ देखा, जो अभी भी घबराए हुए अपने मोबाइल में किसी का नंबर ढूंढ रहे थे। कुछ देर में जब उनका नंबर मिल गया तो उन्होंने वो नंबर डायल कर दिया। युवराज अपनी जगह से मुड़ते हुए मंत्री जी की तरफ देखने लगा। मंत्री जी ने जब युवराज को अपनी तरफ आते हुए देखा तो वो बुरी तरह से घबरा गई। जल्दी फोन उठाओ ना, मंत्री ने घबराहट के मारे झुंझुलाते हुए कहा। तभी दूसरी तरफ से किसी ने फोन उठा लिया और एक सम्मान भरी आवाज में आई, हेलो बाबा, कैसे याद किया आपने? रणजीत, तुम लोगों ने यह हाल में ही कोई टेंडर को लेकर कोई मसला किया है क्या? मंत्री जी ने घबराहट भरी आवाज में पूछा। मंत्री जी ने फोन रणजीत को किया था। रणजीत मंत्री जी का पुराना वफादार था और पिछले 20 सालों से मंत्री के लिए उनके बेटे के लिए वफादारी काम कर रहा था। वो मंत्री जी के हर लीगल और अलीगल कामों में भी उनके साथ था। रणजीत एक अनाथ था जो सड़कों पर घूम रहा था। तब उसकी उम्र 7-8 साल की थी। एक दिन मंत्री जी अपनी पत्नी के साथ 5 स्टार होटल में खाना खाने गए थे। तब रणजीत भूखे पेट, बुरे हाल और फटे कपड़ों के साथ उनके पास खाने के लिए कुछ मांगने गया था। तभी मंत्री जी की पत्नी सोनाक्षी को उसका हाल देखकर उस पर तरस आ गया और वो रणजीत को अपने साथ घर ले आई। तब से ही रणजीत उनका मुंह बोला बेटा बन गया और मंत्री जी उसका खास ध्यान रखते थे। जैसे ही रणजीत ने मंत्री जी की आवाज सुनी कि उनकी आवाज के बीच डर और हिचकिचाहट को तुरंत महसूस कर गया। वो मंत्री जी को ऐसे घबराते हुए देखकर शांत नहीं बैठ सकता था, इसलिए उसने फौरन पूछा, हाँ बाबा, कैलाश भाई 2 लड़कियों को उठाकर ले आए हैं, लेकिन क्या हुआ, आप इतने घबरा क्यों रहे हैं? अरे बेवकूफ, जिसको तुम लोगों ने धमकी दी थी उसका भाई अभी मेरे घर पर बैठा है। जल्दी करो, उन दोनों को वहां से सही सलामत घर छोड़कर आओ, मंत्री जी ने चिल्लाते हुए कहा। रणजीत भी मंत्री जी की बात समझ गया और उसने ज्यादा बहस नहीं की। ठीक है बाबा, मैं अभी उनको घर पर सही सलामत छोड़कर आता हूं, उसने जवाब दिया। इसके बाद मंत्री जी ने फोन काट दिया। जैसे ही फोन काटा तो मंत्री जी ने पाया कि युवराज उसके बिल्कुल सामने खड़ा था। युवराज को इस तरह एकदम सामने देखकर मंत्री जी थोड़ा सा और घबरा गए। सर्द सुबह की ठंडी हवा हवेली के अंदर भी अपना असर दिखा रही थी, लेकिन मंत्री जी के माथे पर जो पसीना छलक रहा था वो ठंड के कारण नहीं बल्कि समय डर के कारण था। उनके हाथ कांप रहे थे, गला सूख गया था, दिल की धड़कनें भी तेज हो गई थी। मंत्री जी ने जैसे युवराज को अपने करीब देखा, उनके शरीर में एकदम झुरझुरी दौड़ गई। वो इस समय खुद को बिल्कुल असहाय महसूस कर रहे थे। उनके चेहरे पर भय की लकीरें स्पष्ट रूप से देखी जा सकती थी। मैंने अपने आदमियों को समझा दिया है, वो आपकी पत्नी और दूसरी लड़की को सही सलामत घर पहुंचा देंगे। कुछ ही देर में आपको फोन भी आ जाएगा, मंत्री जी ने हिचकिचाते हुए कहा। युवराज ने हल्की मुस्कान के साथ मंत्री जी को देखा और वो उनके करीब आ गया। उनके कंधे पर हाथ रखते हुए गहरी आवाज में बोला, वो तो मुझे पहले से ही पता था कि अब तुम कुछ नहीं करोगे, लेकिन मैं इस बारे में बात करने के लिए नहीं रुका। मैं तो यहाँ कुछ और जानने के लिए रुका हूँ। इतना कहकर युवराज ने दीवार पर टंगे निशान की ओर इशारा किया। ये कोई आम निशान नहीं था, बल्कि रावत परिवार के शाही चिन्ह का निशान था। मंत्री जी की नजर जैसे ही उस निशान पर पड़ी, उनकी आंखें चौड़ी हो गई। ये तो रावत परिवार का निशान है, आपको इसके बारे में कैसे पता चला? मंत्री जी ने स्तब्ध होते हुए कहा। युवराज की आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। उसने ठंडे स्वर में कहा, मुझे रावत परिवार के मुखिया बलदेव रावत से मिलना है और मुझे लगता है कि तुम उनके संपर्क में हो। क्या तुम मेरी उनसे मुलाकात करवा सकते हो? मंत्री का चेहरा फीका पड़ गया। उनकी स्थिति किसी बुरे फंसे हुए शिकारी जैसी हो गई थी, जो जानता था कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। उन्होंने एक लंबी सांस ली और भर्राई आवाज में बोले, यह संभव नहीं है। बलदेव रावत कोई आम इंसान नहीं है। वो कहाँ रहते हैं और ये कोई भी नहीं जानता। मैं तो बस उनके संगठन का एक छोटा सा प्यादा हूं। मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। युवराज ने मंत्री जी की आंखों में गहराई से देखा और कहा, झूठ मत बोलो, तुम्हें जरूर कुछ पता होगा।
युवराज की जिज्ञासा देखकर मंत्री जी ने कहा, एक रास्ता है, लेकिन वह आसान नहीं है। युवराज की आंखों में जिज्ञासा और बढ़ गई। जल्दी बताओ क्या रास्ता है, मंत्री जी ने थोड़ा रुक कर कहा। मार्शल आर्ट चैंपियनशिप। युवराज को सुनकर थोड़ी हैरानी हुई। मार्शल आर्ट चैंपियनशिप? उसने मंत्री जी की बात को दोहराया। हाँ, मंत्री जी ने सिर हिलाते हुए कहा। हर साल एक गुप्त मार्शल आर्ट चैंपियनशिप होती है, जिसमें देश भर के सर्वश्रेष्ठ फाइटर भाग लेते हैं। जो भी इस चैंपियनशिप को जीतता है, उसे खुद बलदेव रावत इनाम देने के लिए सामने आते हैं। अगर आप इस चैंपियनशिप को जीत लेते हैं, तो आपको उनके सामने जाने का मौका मिलेगा। युवराज के चेहरे पर एक साहस भरी मुस्कान आ गई। तो फिर मुझे इस चैंपियनशिप में भाग लेना ही होगा। मंत्री जी ने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन उनके चेहरे पर अब भी चिंता के भाव थे। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, यह कोई आम चैंपियनशिप नहीं है। इसमें भाग लेना और जीतना दोनों बहुत ही मुश्किल है। यहां जान की बाजी भी लगती है। युवराज ने एक लंबी सांस ली और गंभीरता से जवाब दिया, अगर जान की बाजी लगानी पड़े तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। मुझे बस यह बताओ कि इस चैंपियनशिप में भाग कैसे लिया जा सकता है। मंत्री जी ने युवराज की दृढ़ता देखकर धीरे से कहा, चैंपियनशिप का आयोजन एक गुप्त स्थान पर किया जाएगा। वहां पहुंचने के लिए आपको एक निमंत्रण पत्र चाहिए, जो सिर्फ गिने चुने लोगों को मिलेगा। युवराज ने मंत्री जी की आंखों में देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, मुझे यकीन है कि आप इस निमंत्रण का इंतजाम कर सकते हैं। मंत्री जी ने कुछ क्षण फिर सोचा और गहरी सांस लेते हुए बोले, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि यह चैंपियनशिप सिर्फ लड़ाई नहीं, बल्कि असली जंग होती है। यहां हारने का मतलब सिर्फ हार नहीं, बल्कि कभी कभी जिंदगी से भी हाथ धो बैठना होता है। युवराज ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा, तैयार रहो मंत्री जी, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। मंत्री जी के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई। उन्हें अंदाजा हो गया कि यह खेल अब उनके काबू से बाहर जा रहा था, और उन्होंने अनजाने में ही एक ऐसे इंसान को रास्ता दिखा दिया जो अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। तभी एकदम युवराज का फोन बजा। उसने धीरे से मोबाइल निकाला और स्क्रीन की ओर देखा। फोन की स्क्रीन पर चमकते हुए नाम को देखकर उसकी भौहें तन गई। काव्या। यह उसकी बहन का फोन आ गया था, और ये कोई आम बात नहीं थी। उसने तुरंत कॉल रिसीव किया। हेलो युवराज। काव्या की आवाज में एक राहत की सांस थी, लेकिन उसमें घबराहट भी झलक रही थी। हाँ बोलो दीदी, सब ठीक तो है ना? युवराज की आवाज में चिंता स्पष्ट थी। युवराज, टीना और बिंदु घर आ गए हैं। यह सुनते ही युवराज के दिल की धड़कनें एक पल के लिए तेज हो गई। उसने फोन के कान के करीब लगा लिया और जल्दी से पूछा, क्या क्या सच में? क्या वे ठीक है? किसी को कुछ हुआ तो नहीं है? काव्या ने राहत की सांस लेते हुए कहा, हाँ युवराज, वे बिल्कुल ठीक है। क्लास के आदमियों ने उन्हें सुरक्षित घर पर छोड़ दिया है। मैंने खुद उन्हें देखा है, वे सही सलामत हैं। बस थोड़ी घबराई हुई हैं, लेकिन अब मैं उनके साथ हूं। वे धीरे धीरे सामान्य हो रही हैं। युवराज को कुछ पल के लिए यकीन नहीं हुआ। उसने जिस मानसिक तनाव से खुद को घेरा हुआ था, वह अचानक एक राहत में बदल गया। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक आ गई थी। आपने अच्छे से देख लिया ना? कहीं कोई चोट तो नहीं? युवराज ने दोबारा से पूछा। नहीं युवराज, मैंने उन्हें अच्छे से देख लिया है। टीना थोड़ी डरी है, लेकिन अब वो सुरक्षित महसूस कर रही है। बिंदु ने कहा है कि किसी ने उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया, बस धमकी देकर छोड़ दिया। काव्या ने जवाब दिया। युवराज ने गहरी सांस ली और आंखें बंद करके खुद को संभालने की कोशिश की। ठीक है, आप उनका ध्यान रखना, मैं जल्दी घर पहुंचूंगा, उसने कहा और फोन काट दिया। फोन रखते ही उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और गहरी सांस ली। उसकी आंखों में एक अलग तरह का आक्रोश था। वो जानता था कि कैलाश इतनी आसानी से पीछे हटने वाला नहीं। उसने सिर उठाकर देखा और मंत्री जी अभी भी सामने खड़े थे। उनकी आंखों में हल्का डर दिख रहा था। उन्होंने भी शायद युवराज के चेहरे के भावों को पढ़ लिया था। सब सब ठीक है ना? मंत्री जी ने हिचकिचाते हुए पूछा। युवराज ने एक तीखी नजर उन पर डाली और हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ फिलहाल सब ठीक है, लेकिन जो हुआ उसे मैं इतनी आसानी से भूलने वाला नहीं हूं। उसकी आवाज में एक दृढ़ संकल्प था, जैसे वो कोई बड़ा कदम उठाने वाला हो। मंत्री जी को एक अजीब सा डर महसूस हुआ। उन्होंने युवराज की तरफ देखते हुए हल्के स्वर में कहा, देखो मैं जो कर सकता था वो किया, अब इस मामले को भी जाने दो। युवराज ने हल्के से सिर हिलाया और अपने जगह से खड़ा हो गया। अब मेरी बारी है मंत्री जी। आपको भी पता होना चाहिए कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। ये तो बस एक शुरुआत है। उसकी आवाज में एक अलग सा इत्मीनान था। उसने अपनी जैकेट ठीक की और एक आखिरी बार मंत्री जी पर नजर डाली। हवेली से और बाहर निकल गया। उसके कदमों में अब पहले से ज्यादा दृढ़ता थी। बाहर निकलने के बाद उसके दिमाग में सिर्फ मार्शल आर्ट चैंपियंस की बातें घूमने लगी। कैसे उसमें भाग लिया जाएगा और कैसे उसको एंट्री मिलेगी। क्या युवराज को एंट्री मिलेगी या नहीं? दोस्तों, आपको क्या लगता है,
क्या युवराज मार्शल आर्ट चैंपियनशिप में जा पाएगा या फिर वो जीतेगा या हारेगा, ये तो समय ही बताएगा। जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस कहानी बेमानी मोहब्बत के साथ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए सिर्फ एक ही एपिसोड भेज रहा हूँ क्योंकि हमारे राइटर की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है और खराब तबीयत होने के कारण हमारे राइटर आगे का कुछ भी नहीं लिख पाए हैं। तो मैं आप सभी से माफ़ी भी मांगता हूँ और लेकिन आपको आश्वासन भी देता हूँ कि कल से फिर से हमारे 5 एपिसोड शुरू हो जाएंगे। और दोस्तों, आप जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर भी करवा दीजिए। 1000 सब्सक्राइबर होते ही मैं आप लोगों के लिए नई कहानी भी लेकर आ रहा हूँ। वो नई कहानी हमारी एक ऐसी लड़की की है जो अपनी कंपनी में सीईओ है और उसका पति बिल्कुल बेकार है और वो उसके साथ एक रहस्यमयी घटनाएं घटती हैं। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानी है, आपको बहुत ही ज्यादा पसंद भी आएगी। सीईओ बिलियनियर वाइफ की कहानी। दोस्तों, आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें और अपने दोस्तों को कहें कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जल्दी से जल्दी मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ। और आप लगातार वीडियो को लाइक भी जरूर कर दिया करो और कमेंट करके हमें जरूर बताते रहो कि आपको कहानी कैसी लग रही है।